हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोग के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। और इसी के साथ मेरी एक मतलब डेली की कमेंटर थी, उनका नाम है मैथिली शर्मा। वो आजकल कमेंट नहीं कर रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ठीक हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं चल रहे ना। अगर ठीक है, आपको एफएफ नहीं पसंद आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से अगर आप कमेंट नहीं कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाइएगा। इसके अलावा मुझे याद आ गया है कि मैंने अपने जो Q&A सेशन वाला वीडियो था उसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और उसमें से सिर्फ 2 ही लोगों ने उसका आंसर किया है, बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया है। मैंने तो लगभग सभी लोगों का आंसर दिया था। एटलीस्ट आप सभी लोग मिलके मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दे ही सकते हैं ना। तो चलिए, बहुत ज़्यादा फालतू की बकवास हो गई है और आज के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सोलमेट्स एट द ब्यूरियल माउंट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी जो है ना, वहाँ पे अकेला रह चुका था। विंग उसको अकेला छोड़ के वहाँ से जा चुका था, यानी कि ब्यूरियल माउंट में इस वक्त वांग जी बिल्कुल अकेला था। वो उसके आसपास कोई भी नहीं था, कोई सर्वेंट नहीं था, जेन सेक्स से भेजे हुए कोई भी सैनिक नहीं था, क्योंकि सारे के सारे इस वक्त मार्केट जा चुके थे, यिनिंग की मार्केट में। जैसे ही वांग जी की नज़रों से विंग ओझल हुआ था, वो अपनी नीज पे आ चुका था और बुरी तरीके से रोने लगा था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो आज वो भी पूरी तरीके से बह जाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब वांग जी का और साथ देना नहीं चाहते थे कि वांग जी अपने इमोशंस को और छुपा सके। इसलिए अब वांग जी की परमिशन उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती थी और वो आंसू भी अब बहे जा रहे थे। और बहते बहते वो कितनी लंबी कतार उन्होंने लगा दी थी उससे नहीं पता चल रहा था। वांग जी बस रोए जा रहा था और एकटक उस रास्ते को देखे जा रहा था जिस रास्ते से विंग अभी अभी गया था। उसे नहीं पता था कि वहाँ से अब वापस आते हुए वो विंग को कब देखेगा और वो कब उससे बात कर पाएगा। क्या विंग उसको मौका भी देगा कुछ बोलने का या नहीं। वांग जी अब थक चुका था रोते रोते और वहाँ पे बैठे बैठे। भले ही अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार था वांग जी की लाइफ में भी वो कंटिन्यूसली इतनी देर तक रोया हो। यानी कि 10 से 15 मिनट वहाँ पे निकल चुके थे जब वांग जी बैठ के वहाँ पे सिर्फ रोए जा रहा था। वांग जी को अब पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा फील हो रहा था कि उसको सोना चाहिए। वो सिर्फ सोना चाहता था, अपनी आंखों को बंद करके वो एक अलग दुनिया में जाना चाहता था। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से उठा। उसके हाथ में उसकी बीचिन थी और इसी के साथ अब उसने अपना रास्ता तय किया अपने कमरे की तरफ। और कमरे में पहुँचने के बाद उसने कमरा अंदर से बंद किया। बेड में जाके चुपचाप वो लेट गया। उसने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन वो लगभग 15 मिनट तक सो ही नहीं पाया। लेकिन 15 मिनट के बाद कब उसकी आंख लग गई और वो सो गया, उसे खुद भी नहीं पता चला। लगभग आधा घंटा निकल चुका था और ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था विंग और बाकी सभी को ब्यूरियल माउंट से गए हुए। यानी कि 1 घंटे से वांग जी सिर्फ अकेला वहाँ पे था। अभी आधा ही घंटा निकला था जब वांग जी आराम से सो रहा था, तो तभी उसकी आंखें अचानक से खुल गई थी, क्योंकि उसे कुछ तो महसूस हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई तो यहाँ पे है जो कि इस वक्त ब्यूरियल माउंट पे प्रेजेंट है। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि ब्यूरियल माउंट में किसी न किसी की एंट्री तो ज़रूर हुई है। लेकिन जैसे ही वो आँख खोलता है तो उसे महसूस होता है कि नहीं, वो यहाँ पे सिर्फ अकेला है। और अगर बाहर का कोई आना भी चाहे तो वीवू जान के लगाए हुए बैरियर्स, उसके लगाए हुए उतने सारे कवच जो भी हैं ना, वो किसी और को अंदर आने नहीं देंगी। इसलिए वांग जी दोबारा से अपनी आँखों को बंद करता है और सोने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर से उसे आवाज़ आती है कि सामने की जो केव थी ना, उसके एंट्रेंस डोर को कोई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, कोई उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को अभी तक जो भ्रम हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये चीज़ें खाली उसके लिए एक सपना टाइप का है। लेकिन अब उसे श्योर हो चुका था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है। लेकिन उसी के साथ वो शॉक्ड भी था कि आखिरकार इतना पावर किस में आ गया जिसने वीवू जान के लगाए हुए बैरियर्स तोड़ दिए। इसलिए उसने फिर से अपनी बीचिन को अपने हाथ में लिया और जैसे ही वो बाहर निकला तो वो देखता है कि एक ब्लैक कलर के क्लोथ्स में एक इंसान था जो कि विंग के केव की जो एंट्रेंस है ना, उसकी डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और लगभग वो कंप्लीट कर भी चुका था और उस डोर को तोड़ने के बाद वो अंदर भी जा चुका था। वांग जी भी जल्दी से फ्लाई करते हुए उस केव के एंट्रेंस में पहुंच चुका था और उसके बाद उसने थोड़ा बहुत पैदल चलने के बाद, यानी कि थोड़ा बहुत 2-4 स्टेप्स लेने के बाद, उसने उस इंसान से पूछा कि कौन हो तुम।
अपने वर्ड्स को बाहर निकालते निकालते वांग जी की जो हाथ में उसकी बीचिन थी ना, उसमें उसकी ग्रिप कब टाइट हो गई उसे कुछ बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। उस इंसान ने वांग जी के क्वेश्चन को सुन तो लिया था, लेकिन फिर भी उसने इतनी हिम्मत नहीं की या ये ज़रूरत ही नहीं समझी कि वो टर्न होके वांग जी से बोले कि वो कौन है, और वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया था। वांग जी भी पीछे एकदम चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ी देर के बाद वो इंसान उसको आंसर करेगा। इसी के साथ वांग जी की नज़रें अब धीरे धीरे उस इंसान की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगी थी, उसको एनालाइज करने लगी थी। धीरे धीरे जब उसकी नज़र उसके हाथ पे जाती है तो वो नोटिस करता है कि उसके हाथ पे लगा हुआ वो ग्लव्स जो कि उसने अपने हाथ में पहना हुआ था, वो कुछ अलग ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें जो स्मॉल फिंगर बनी हुई है ना, वो उसके ओरिजिनल जो स्मॉल फिंगर होती है ना, उसका रोल प्ले कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस इंसान की जो स्मॉल फिंगर है वो नहीं है, और जो एक ग्लव्स में बना हुआ स्मॉल फिंगर है ना, वो उसके ओरिजिनल फिंगर की रोल प्ले कर रहा हो। वांग जी के लिए काफ़ी था जानने के लिए कि सामने खड़ा इंसान कौन है, और वो उससे बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये कैसे पॉसिबल है कि तुमने विंग के बनाए हुए, विंग के सेट किए हुए बैरियर्स तोड़ दिए। सू चैंग अब अपनी ही जगह से टर्न होता है और बोलता है, कौन से बैरियर्स? मेरे लिए बैरियर्स तोड़ना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, वो तो तुम जैसे लोगों के लिए बड़ी बात होती है। तुम जैसे लोग हो जो उन बैरियर्स को नहीं तोड़ सकते हो। मेरे लिए उन बैरियर्स को तोड़ना तो एक मामूली काम है, चुटकियों का काम। ऐसा कहते हुए उसने अपनी हाथ से एक चुटकी भी बजा दी थी। विंग बोलता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने विंग के बनाए हुए स्ट्रॉन्ग बैरियर्स को तोड़ दिया। तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। अब तुम मुझे चुपचाप बता दो कि ये सब कैसे किया है तुमने। क्या तुम्हारे पास भी उतनी ही पावर्स हैं जितने कि विंग के पास हैं? सू चैंग अपनी शर्ट को अपने कंधे पे रखता है और दोनों हाथों से उसको पकड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने कंधे पे उसको रखे और उसमें झूला खेल रहा हो, और अपने स्वीट से स्माइल के साथ वो वांग जी की तरफ बढ़ रहा था और बोलता है, क्या कहा तुमने? उसकी जितनी पावर्स? ऑफ कोर्स मेरे पास उतनी पावर्स तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, वो आज बैरियर सेट करना भूल गया। और तुम्हें पता है, जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना, मुझे जब पता चला कि विंग अभी मार्केट गया हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी करके बैरियर्स को तोड़ सकता हूँ। बट तुम्हें पता है, मेरा लक इतना अच्छा था कि विंग ने यहाँ पे कोई बैरियर सेट ही नहीं किया था। वांग जी को एकदम से झटका लगता है कि आखिरकार विंग ने अचानक ये क्या किया, क्यों उसने आज कोई बैरियर सेट नहीं किया। सुयंग समझ चुका था कि वांग जी जो है ना, थोड़ा बहुत शॉक्ड तो है इस न्यूज़ को सुनने के बाद कि विंग ने आज कोई बैरियर सेट नहीं किया है। और कहीं ना कहीं सुयंग ये भी जानता था कि इस वक्त वांग जी और विंग का जो रिलेशनशिप है ना, वो किस कंडीशन में चल रहा है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए सुयंग फिर से बोलना स्टार्ट करता है और बोलता है, मुझे पता है तुम शॉक्ड होगे, लेकिन तुम्हें पता है मैं इस बात से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ। तुम्हें पता है, मुझे लगता है तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आज उसने कोई बैरियर्स यहाँ पे सेट नहीं किए, क्योंकि हर कोई जानता है कि आज फेस्टिवल है और हर कोई मार्केट जाता है, वहाँ पे एंजॉय करता है, लालटेन्स उड़ाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो वहाँ पे जाके करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाना, अपने लिए कपड़े लेना, न जाने कितनी चीज़ें होती हैं वो जो वहाँ पे जाके करते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें वहाँ आने से मना कर दिया, और देखो ना, यहाँ पे कोई बैरियर्स भी सेट नहीं किए थे। कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं चाहता था ना कि कोई आए और तुम्हें मार के चले जाए। सुचेंग दोबारा से अपनी एविल स्माइल के साथ हंसने लगता है, लेकिन वो स्माइल जो थी ना, उसके कॉर्नर लिप्स से ही दिख रही थी, यानी कि उसके लिप्स के एक कॉर्नर से ही दिख रही थी। सेकंड कॉर्नर पे उस हंसी का एक नामो निशान तक नहीं था। वो स्माइल बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे वो वांग जी पे इस वक्त हंस रहा हो, लेकिन वांग जी उसके इस ट्रैप में आने वाला नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि वो उसको विंग के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ वांग जी अपनी बीचिंग को निकालता है और डायरेक्टली उस पर वार करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मान लिया कि उसने ये बैरियर सेट नहीं किए ताकि कोई आए और मुझे मार के चले जाए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकता? सू चैंग अपनी तलवार से बीचिंग को थोड़ा सा पीछे करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा कि तुम किसी का सामना नहीं कर सकते। बस मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा हस्बैंड चाहता हो कि जब वो वापस आए ना, तब तक तुम उसे मरा हुआ देखो। इसी के साथ
सुचेंग ने अपना पूरा चांस लिया और जैसे ही उसने देखा कि वांग जी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है उसकी बातों से, तो उसने वांग जी पे वार किया। वांग जी की लोअर एब्डोमेन पे एक कट लग चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा था, क्योंकि इससे पहले कि सुचेंग उस पर वार कर पाता पूरी तरीके से, वांग जी अलर्ट हो चुका था। वो अपने आप को सेव करने में वहाँ पे सक्षम रहा और ये जो थोड़ा सा नॉर्मल सा कट उसे लगा था ना, एज ए कल्टिवेटर उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी कि वो कट उसके लिए सिर्फ एक सम्मानजनक चीज़ हो सकती है, उसकी जान लेने के बराबर ये नहीं था। इसी के साथ उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सुचेंग खुद को डिफेंस करने की कोशिश कर रहा था, तो वही वांग जी भी उस ब्यूरियल माउंट के उस केप को बचाने की कोशिश कर रहा था। लगभग 10 मिनट तक उन लोगों के बीच में ऐसे ही फाइट चलते रही। कुछ स्क्रैचेस वांग जी को आए थे तो कुछ स्क्रैचेस सुचेंग को भी आए थे। अभी तक कोई भी हार नहीं मान रहा था और न ही कोई एग्जैक्टली हारा हुआ था। अब लेकिन अगले ही पल वांग जी ने सुचेंग की तलवार को थोड़ा दूर फेंक दिया था और उसकी गली पे अपनी तलवार को रखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ यहाँ पे इस जगह को देखने आए हो। अब सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सुचेंग जो कि हमेशा से ही एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहा है, वो हर एक चीज़ मुंह पे बोल देने वाला इंसान रहा है, तो उसे आज भी झूठ बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वो बोलता है, ठीक है, इस वक्त तुम्हारी तलवार मेरे गर्दन पे है तो अधिकार भी तुम्हारा ही है कि तुम सच जानो। यहाँ पे आने के मेरे सिर्फ 2 रीज़न हैं। पहला, मैं यहाँ पे जिन सेक्ट के कहने पे आया हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं है। इम्पोर्टेंट रीज़न एक्चुअल में ये है कि मैं यहाँ पे टाइगर सील के लिए आया हूँ। टाइगर सील अगर मेरे पास होगी तो मेरे पास पहले से ही जिन लोहे का एक टुकड़ा है, उसकी मदद से मैं विवु जान से वो टुकड़ा भी छीन सकता हूँ जो कि इस वक्त उसके बांसुरी के रूप में उसके पास है। ऐसा कहते हुए सुचेंग अपनी इविल स्माइल फिर से वांग जी को दिखाने लगता है। वांग जी को जैसे ही ये सुनने में आता है कि जिन सेक्ट ने उसे वहाँ पे भेजा है, तो उसकी जो तलवार पे उसकी ग्रिप थी ना, वो थोड़ी सी लूज हो चुकी थी और इसी का फायदा सुचेंग ने उठाया था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि वांग जी की जो ग्रिप है ना, वो थोड़ी सी लूज हो चुकी है, तो उसने अपने पैर से वांग जी को एक जोरदार से किक मारी और उसको दूर जाके फेंक दिया। और इसी के साथ उसने अपनी तलवार अपने हाथ में ली और वो दोबारा से थोड़ी सी जो टाइम उसके पास बचा हुआ था, इस वक्त वांग जी जब तक खुद को संभाल रहा था तब तक वो ढूंढने लगा था टाइगर इंसिल को। लेकिन ये टाइम इनफ नहीं था उसके लिए कि वो इतनी जल्दी उसको ढूंढ पाता, क्योंकि वांग जी दूसरे ही पल उसके पीछे से था और उस पर तलवार का वार करने ही वाला था। वांग जी की इस एक्शन का कहीं ना कहीं उसको मतलब पता चल चुका था और वो खुद को डिफेंस करने के लिए अपनी तलवार से खुद को डिफेंस करता है, खुद को सेव करता है और फिर से वांग जी की वार से वो बच चुका था। लेकिन वांग जी अब जान चुका था कि वो यहाँ पे किस इंटेंशन से आया है, तो अब उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। अब वो चाहता था कि वो उसके साथ एक सीरियस लड़ाई करे, एक सीरियस फाइट करे और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भी वो अभी के अभी यहाँ पे कर दे। अब वांग जी ने, जो कि अभी तक सिर्फ उसके वारों को वो ब्लॉक कर रहा था, उसके द्वारा जो उस पे के ऊपर मतलब अटैक्स हो रहे थे, सिर्फ उनको ब्लॉक कर रहा था। अब वो सीरियस मोड में आ चुका था। वांग जी अपनी पूरी पावर का यूज़ करने लगा था सुचेंग को उसके ही तलवारबाजी के थ्रू उसको हराने की। दूसरी तरफ सुचेंग भी ये समझ चुका था कि अब वांग जी सीरियस उससे लड़ाई कर रहा है। भले ही सुचेंग भी कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था। उसको हराना इतना आसान भी नहीं था। हाँ, कुछ धोखे से दी गई चीज़ें उसको, मतलब धोखेबाजी से शायद उसको हराया जा सकता था, लेकिन नॉर्मली अगर कोई कल्टिवेटर से लड़ रहा है ना, तो उसको हराना शायद इतना आसान भी नहीं होगा। वांग जी और उसके बीच की फाइट अब बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी थी और अभी तक उसने वांग जी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा कट्स भी दे दिए थे। ऐसा नहीं था कि वांग जी ने कुछ कट्स उसके बॉडी पे नहीं छोड़े थे, लेकिन हाँ, एज कंपैरिजन सुचेंग के मतलब कंपैरिजन में वांग जी की बॉडी पे ज़्यादा कट्स थे, जिनमें से बहुत ज़्यादा ब्लड भी लॉस होने लगा था। बहुत ज़्यादा खून उनमें से निकलना भी शुरू हो चुका था। सुचेंग की भी जो घाव थे उनमें से भी खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सुचेंग और वांग जी फिर भी एक दूसरे से बिना किसी पेन के, बिना किसी दर्द के लड़े ही जा रहे थे। वांग जी जो अब
सुचेंग से लड़ रहा था ना, वो इस हिसाब से नहीं लड़ रहा था कि जो सुचेंग उस पर अटैक करेगा वो उन अटैक्स को ब्लॉक करेगा, बल्कि वो इस हिसाब से कर रहा था कि अब उसको सुचेंग पे ही अटैक करना है। इसके लिए वो अपने आप को सेव करना बहुत ज़्यादा टाइम भूल जा रहा था, ये अपने आप को डिफेंस वो इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका था उन दोनों को लड़ते लड़ते, और जैसे ही वो लड़ रहे थे ना, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ही एक दूसरे को लगभग बहुत ज़्यादा घायल कर चुके हैं। अगर एक बार और उनकी तलवार उनकी बॉडी की मतलब बॉडी से थोड़ा बहुत और टच हो जाए ना, या थोड़ा सा सीरियस कट उन लोगों की बॉडी पे लग जाए, तो शायद उसके बाद वो बेहोश ही हो जाएंगे। दूसरी तरफ यिलिंग की मार्केट में विंग और वैनकिंग और वैनिंग ये तीनों एक साथ घूम रहे थे, तो बाकी सभी लोग अलग अलग अपनी टीम्स में डिवाइडेड थे, जहाँ पे लैन जिंगी, जिनलिंग और वैन युआन ये तीनों एक ग्रुप में थे। तो बाकी लोग भी अपने अपने ग्रुप को पकड़ चुके थे, हर कोई अपने 2-2 4-4 के ग्रुप में आराम से घूम रहे थे, आराम से एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को, उस फेस्टिवल को। लेकिन दूसरी तरफ विंग जो कि उन लोगों के साथ घूम तो रहा था, लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद ही, यहाँ पे आने के 10 मिनट के बाद ही उसको अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी, और लगभग आधे घंटे से उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 2-2 4-4 मिनट के बाद उसको अपनी बॉडी में पेन होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तलवार से उसकी बॉडी में मतलब अटैक कर रहा हो, कोई कट्स दे रहा हो, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये पेन उसको क्यों हो रहा है, आखिर क्या है ऐसा जो उसको इतना अजीब और गरीब सा महसूस करा रहा है। वो अपने आप को बस कंट्रोल किए जा रहा था, हो सकता है ये कोई और चीज़ हो, वो बस यही सोचने में लगा हुआ था। उसने किसी भी चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं किया और चुपचाप वो भी घूमे जा रहा था, लेकिन अब उससे ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसने सभी लोगों से कहा कि उन लोगों को अभी खाना खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं था कि विंग के खाने का टाइम हो चुका था, बस विंग इस वक्त कहीं पर आराम से बैठना चाहता था और अपने आप को मतलब अपने आप को एनालाइज करके अपने आप को देख के ये महसूस करने की कोशिश करना चाहता था कि आखिरकार उसके साथ ये अजीबोगरीब सी चीज़ें क्या हो रही हैं। वो चुपचाप एक जगह पर बैठना चाहता था शांति से, और उसके बाद पता लगाना चाहता था कि ये जो पेन उसको 2-2 4-4 मिनट के बाद हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। ऐसा ही उन सभी लोगों ने किया। विंग के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर भी पहुंच चुके थे, और वहाँ पे बैठ के वो अपने अपनी सीट्स भी ले चुके थे, जहाँ पे वैनकिंग, वैनिंग और विंग एक ही टेबल पे बैठे हुए थे, और बाकी सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स के साथ बैठे हुए थे। सभी लोग आराम से खाना ऑर्डर करते हैं। खाना लगभग पहुंच भी चुका था, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही खाना प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए उन लोगों को खाना ऑर्डर करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि वो उन लोगों को सर्व कर दें। लगभग 2 से 4 मिनट के अंदर ही वहाँ पे खाना भी आ चुका था, और धीरे धीरे उन लोगों ने खाना स्टार्ट भी कर लिया था, यानी कि विंग ने भी अपना खाना स्टार्ट कर लिया था। दूसरी तरफ ब्यूरियल माउंट में अभी भी 2 कल्टिवेटर्स पूरी जोश के साथ लड़ रहे थे, पूरी पावर के साथ लड़ रहे थे, उसमें से कोई भी हारने को तैयार नहीं था। सुयंग के ब्लैक रोब से पता नहीं चल रहा था कि उसका कितना ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन वांग जी के जो व्हाइट रोब्स थे ना, उससे क्लियरली ये विजिबल था कि वांग जी के शरीर से कितना खून बह चुका है, क्योंकि उसके शोल्डर से कुछ हिस्सा नीचे ही उसका पूरा रोप जो था ना वो रेड हो चुका था। बस 2-4 इंच ही ऊपर वो बचा हुआ था जो कि वाइट बचा हुआ था, बाकी सारा ऐसा लग रहा था कि खून से पूरा लथपथ हो चुका हो। वांग जी के बैक और फ्रंट, यानी कि उसके बैक पे और उसके आगे की साइड, दोनों साइड बहुत ज़्यादा कट्स लगे हुए थे। सुचेंग को भी उतने ही ज़्यादा कट्स लगे हुए थे, लेकिन सुचेंग ने देखा कि वांग जी जो है ना वो थोड़ा सा अपना मतलब बैलेंस खो रहा है। वो वांग जी का ऐसा नहीं था कि वो अपने मतलब पावर उसके पास ज़्यादा नहीं बची हुई थी, बस लड़ते लड़ते उसका कब पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ उसे पता ही नहीं चला, और इसी वक्त का पूरा फायदा उठाते हुए सुचेंग ने उसके लोअर एब्डोमेन में एक बहुत ज़्यादा जोर से मतलब एक जो 2 या 3 इंच से ज़्यादा अपनी तलवार को उसके लोअर एब्डोमेन में घुसा दिया था, यानी कि पूरी तरीके से 2-3 इंच अंदर घुस चुकी थी उसकी जो तलवार थी ना वो वांग जी के लोअर एब्डोमेन में। वांग जी को जैसे ही ये फील हुआ कि उसकी जो तलवार है ना वो उसकी बॉडी के अंदर है, उससे पहले कि सुचेंग उसको और भी ज़्यादा अंदर मतलब प्रेस करके उसको ऑन भी अंदर डाल पाता, इससे पहले ही वांग जी उसको बाहर निकाल चुका था। दूसरी तरफ जैसे ही इधर तलवार का अटैक वांग जी की बॉडी पे हुआ था ना, उसी साइड
विंग की भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसको फिर से बहुत ज़्यादा सीरियस सा पेन हुआ था और उसने उसी जगह अपने पेट को पकड़ लिया जहाँ पे कि वांग जी को अभी अभी चोट लगी थी, यानी कि जहाँ पे उस पर तलवार का वार हुआ था। लेकिन अगले ही पल वांग जी ने जब उसके तलवार को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया तो उसने भी अब उसके तलवार को टाइटली पकड़ लिया और उसको मतलब पूरा चांस ही नहीं दिया, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया कि वो अपनी तलवार को मूव कर सके। और इसी के साथ वांग जी की तलवार जो थी ना, वो सू चंग की पेट के आर पार थी। उसकी बॉडी पूरी की पूरी वांग जी की तलवार के बीच में थी, यानी कि इस वक्त वांग जी की जो तलवार थी ना, वो सू चेंग के बॉडी की पूरी आर पार थी। और इसी के साथ वांग जी ने जो अब किया ना, वो और भी ज़्यादा दर्दनाक था। वांग जी ने अपनी तलवार को सू चेंग के बॉडी के अंदर ही 360 डिग्री घुमा दिया, यानी कि पूरा एक राउंड तरीके से उसको घुमा दिया, जिसमें सू चेंग बहुत बुरी तरीके से दर्द से मतलब कांप उठा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जान किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसके शरीर में से बाहर निकाली हो, किसी ने उसकी आत्मा को बाहर खींच दिया हो। और उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सू चेंग की ग्रिप उसकी तलवार से बहुत ज़्यादा लूज हो चुकी थी, लगभग उसने अपनी तलवार को छोड़ ही दिया था। और उसका तलवार इस वक्त वांग जी के हाथ में था और उसके हाथ इस वक्त वांग जी के तलवार पे थे। लगभग 2 मिनट ऐसा ही रहा। वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले थे। जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में वो दोनों खड़े थे, वो बिल्कुल वैसे ही खड़े रहे। और अगले ही पल सू चेंग पूरी तरीके से जमीन में लेट चुका था, यानी कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ चुके थे। वांग जी ने अपनी बीचिन को उसके मतलब बॉडी से बाहर निकाला और उसको दोबारा से म्यान किया और अब उसकी बॉडी को एकटक देखता रहा। हालांकि उसको भी बहुत ज़्यादा घाव लगे थे इस लड़ाई को लड़ते हुए, सू चेंग से फाइट करते हुए। उसको भी बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी, लेकिन इस वक्त उसको ऐसा लग रहा था कि उसने जिसको मारा है वो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट के काबिल तो है, इसलिए वो कोशिश करना चाहता था कि उसको उठा के एक सही पोजीशन में लेटा दे। लेकिन इससे पहले ही वो खुद को भी कुछ ज़्यादा मतलब हेल्दी फील नहीं कर रहा था। वो अपने आप को भी एकदम बेजान सा फील करने लगा था और वो भी धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गिरने लगा था। लेकिन ज़मीन की तरफ गिरते हुए वो बस एक ही चीज़ उसके मुंह से निकली, विंग प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और इसी के साथ वांग जी भी पूरी तरीके से ज़मीन में लेट चुका था। वो उस वक्त जिंदा तो था, लेकिन एकदम बेहोश था और शायद वो कल तक जिंदा रहेगा या नहीं वो खुद भी नहीं जानता था। वो इस वक्त थोड़ा बहुत सेंस में था और वो फिर से एक बात बोलता है, प्लीज़ विंग जल्दी आ जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इसी के साथ लान वांग जी ने भी अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया और लगभग कुछ सेकंड्स के अंदर ही वांग जी भी वहाँ पे बिल्कुल बेहोश हो चुका था। एक शरीर जो उसके सामने पूरी तरीके से लाइफलेस था, तो सामने वाला शरीर जिसमें लाइफ तो थी, लेकिन उसकी लाइफ कब उसकी मतलब बॉडी को छोड़ जाएगी ये कोई नहीं कह सकता था। वांग जी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब तक विंग यहाँ पे लौटेगा तब तक क्या वो अपनी सांसें ले भी रहा होगा या अपनी इन सांसों को भी वो छोड़ चुका होगा। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि दोबारा से वो विंग को देख भी पाएगा या नहीं। खून से लथपथ वो शरीर वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि इस वक्त अगर विंग उसके पास आ जाए ना तो सिर्फ वही चीज़ काफ़ी होगी उसको ठीक करने के लिए। लेकिन विंग वहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी सच्चाई यही थी उसके लिए कि विंग वहाँ पे नहीं है और वो नहीं जानता कि विंग वहाँ पे कब तक आएगा। शायद तब तक जब तक उसके शरीर से उसकी आखिरी सांस भी निकल चुकी होगी। दो शरीर एकदम खून से लथपथ वहाँ पे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा हो और किसी को बस संकेत देने की कोशिश कर रहा हो कि प्लीज़ जल्दी जाओ वहाँ पे और उन लोगों को बचाओ। हालांकि उसमें से एक इंसान अब बचने की पूरी उम्मीद उसकी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सू चेंग पूरी तरीके से मर चुका था। उसमें अब एक सांस भी नहीं बची थी। जो बच सकता था उसे तो जाके बचाओ। आसमान भी खुद में अपने आप में ही किसी को संकेत देने की कोशिश कर रही थी। वो बिजलियाँ कड़का रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हवाएं चला रही थी। लगभग वेदर में ऐसा चेंज आया था कि मानो अभी के अभी कोई तूफान आने को तैयार हो। और वहाँ पे बैठा हुआ विंग, जो कि पिछले 2 मिनट से अपने अंदर कुछ बहुत मुश्किल से दबा रहा था, लेकिन अब उसने जैसे ही वांग जी फ्लोर पे पड़ा था ना, उसने भी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिट किया था। बहुत ज़्यादा ब्लड उसने बाहर थ्रो आउट किया था।
और जैसे ही उसने ब्लड को बाहर थ्रो आउट होते हुए देखा था तो उसे याद आता है कि ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वांग जी किसी मुसीबत में होता है या फिर वांग जी को हर्ट होता है। तो इसी के साथ उसको ये भी याद आता है कि इस वक्त ब्यूरियल माउंट में कोई नहीं है, तो वांग जी इतना हर्ट किस बात से है? क्या वो मेरी वजह से हर्ट है या कोई और बात है? क्या कोई ब्यूरियल माउंट में एंटर कर चुका है जिसने वांग जी को हर्ट किया है? वो सोच ही रहा था तो उसे याद आता है कि नहीं, उसने तो बैरियर्स सेट किए हैं, तो इतनी आसानी से तो वहाँ कोई नहीं जा सकता। और अगर कोई जाने की कोशिश भी करे तो विंग को पता चल जाता उन तालिस्मान की मदद से जो कि इस वक्त भी उसके पॉकेट में थे। वो हल्के से उस तालिस्मान को अपने हाथों में लेता है और देखता है कि आखिरकार इनमें कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो उन तालिस्मान को बाहर निकालने के बाद उसे पता चलता है कि ब्यूरियल माउंट में उसने आज कोई भी बैरियर सेट नहीं किया था, कोई भी कवच नहीं लगाया था, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई वहाँ पे गया हुआ हो। विंग को अब कम्प्लीटली पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि वांग जी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है या फिर उसको किसी ने हर्ट किया है, और वो अब एक मिनट के लिए भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहता था। इसी के साथ उसने वैनकिंग और वैनिंग से बोला कि हमें अभी के अभी वापस लौटना होगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता चल रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि विंग इस वक्त वापस जाने की बात कर रहा है, और वो सभी से बोलता है कि हमें वापस जाना होगा। वो वेंडिंग पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और बोलता है कि तुम्हें इन्हें वहाँ तक सेफ लेके आना है और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ वो वैन किंग से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ पहुँचते ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी ही होगी और हमें वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या सच में विंग तब तक वहाँ पे पहुँच भी पाएगा जब तक वांग जी की लाइफ उसकी देह में है, उसके शरीर में है। क्या उसकी लास्ट सांस लेने से पहले विंग वहाँ पे पहुँच जाएगा या विंग को वहाँ पे पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी? अब ये दोनों ही जाने। हम अपने पार्ट को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।